गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इसमें हमारी सेकंड बुक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी का सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, इसकी हम बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो ध्रुवीयता क्या है। ये दो ध्रुव, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका एक शक्ति है और दूसरी शक्ति है सोवियत संघ। कुछ देश इसके साथ शामिल हो गए और कुछ देश शामिल हो गए इसके साथ। तो इस तरीके से शक्ति दो जगह केंद्रित हो गई। एक केंद्र ये था और एक केंद्र ये था, यानी कि एक ध्रुव अमेरिका और दूसरा ध्रुव सोवियत संघ। तो यही दो ध्रुवीयता का दौर जो शुरू हुआ, इसका अंत फिर कैसे हुआ, ये हमारे चैप्टर में बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक निम्न में से कौन सा है। दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना क्यों हुई, उसके लिए उत्तरदायी कारक पूछा गया है। तो यहाँ पर हम पहले चैप्टर में हमने बात की थी शीत युद्ध की। तो शीत युद्ध जो अमेरिका और सोवियत संघ में शुरू हुआ था, इसी के कारण दो ध्रुवीय व्यवस्था शुरू हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि शीत युद्ध के कारण दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हुई है। तो ये इसका एक उत्तरदायी कारक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। अब ये दो ध्रुव थे, एक ध्रुव इसमें से खत्म हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और फिर एक ही ध्रुव बचता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भूतपूर्व जो सोवियत संघ है, इसका विघटन कब हुआ। ये सोवियत संघ टूट गया था और इसका विघटन हुआ था 1991 में। डेट की बात करें तो 26 दिसंबर का दिन था। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्शल योजना का संबंध किस देश से है। देखिएगा, चैप्टर में हम बात कर रहे हैं दो ध्रुवों की। तो ना तो इसमें ब्रिटेन का जिक्र है, ना इसमें भारत का जिक्र है। दो ध्रुव ये हैं। तो यहाँ पर जो मार्शल योजना का संबंध किससे पूछा गया है, तो मार्शल योजना संयुक्त राज्य अमेरिका की वो योजना थी जिसमें पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी। यानी कि एक ऐसी योजना बनाई जाएगी जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद करेगा। ये योजना जो थी 1948 से लेकर के 52 तक के लिए बनाई गई थी। तो इसी का नाम है मार्शल योजना, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना है। क्योंकि एक कंसेप्ट आप चैप्टर में जान ही चुके होंगे कि इधर अगर ये सोवियत संघ है और इस साइड अमेरिका, बीच में यूरोप था और यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा था ये सोवियत संघ की तरह साम्यवाद को अपनाए हुए था और अमेरिका का प्रभाव था पश्चिमी यूरोप के ऊपर। तो पश्चिमी यूरोप के लिए योजना जो बनाई अमेरिका ने, यही थी मार्शल योजना। ठीक इसी तरीके से सोवियत संघ ने भी पूर्वी यूरोप की सहायता के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम था कॉमिकॉन। और इसका संबंध पूछा गया किस देश के साथ है, तो हमारा आंसर होगा भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ है। अगर कॉमिकॉन की फुल फॉर्म की बात करें तो काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो कॉमिकॉन ये नीति थी भूतपूर्व सोवियत संघ की और मार्शल जो योजना थी ये थी संयुक्त राज्य अमेरिका की। दोनों ही यूरोप की आर्थिक सहायता के लिए अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वार्सा संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई थी। वार्सा संधि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी जाना था इसके बारे में कि ये सोवियत संघ की सैनिक संधि संगठन था और वार्सा संधि जो की गई थी 1955 में और ये समाप्त हो गई थी 1 जुलाई 1991 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब त्यागपत्र दिया। पहले हम जानते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ उस समय वहां के राष्ट्रपति थे। रूस में एक ही पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी, और ये साम्यवादी पार्टी के महासचिव बने। पहले तो महासचिव पहले ये बने और ये महासचिव बने थे 1985 में।
इसके बाद ये राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बने ये 1988 में, 3 साल के बाद। लेकिन जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ उससे एक दिन पहले इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। हालातों को देखते हुए 25 दिसंबर 1991 में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया। अभी हम बात करें तो सोवियत संघ के विभाजन की, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर सोवियत संघ बना कब था। 1917 में जब रूस में क्रांति हुई, रूस की साम्यवादी क्रांति के बाद 15 राज्यों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था अपना, और इसी संगठन का नाम था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ बना था 1917 में और ये फिर टूट गया 1991 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि दूसरी दुनिया के देश निम्न में से किसे कहा गया। पहली दुनिया के देश, सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका, और उसके साथ उसके खेमे में, उसके गुट में शामिल जो देश थे, इनको पहली दुनिया कहा गया था। और दूसरी दुनिया कहा गया था दूसरा शक्तिशाली जो था गुट, सोवियत संघ, इसके साथ जो लोग शामिल थे उसको दूसरी दुनिया कहा गया था। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। गरीब देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं, गुलाम देशों को नहीं, नए स्वतंत्र देशों को भी नहीं, बल्कि नए स्वतंत्र देश जो गुट निरपेक्षता को अपना रहे थे, इनको तो तीसरी दुनिया कहा गया था। यहाँ पर ये हमारा आंसर सही होगा। सोवियत संघ और सोवियत खेमे में, यानी कि सोवियत गुट में जो देश शामिल थे, इसी को नाम दिया गया दूसरी दुनिया का। यहाँ हमसे पूछा भी जा सकता है कि पहली दुनिया किसे कहा जाता है या फिर तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही हमारा सोवियत संघ के राष्ट्रपति से संबंधित है कि मिखाइल गोर्बाचेव साम्यवादी दल के महासचिव कब बने थे। अब हम कई बातों को एक साथ कर ही चुके हैं तो जल्दी याद आता है हमें ऑप्शन। तो 1985 की हमने बात की थी कि महासचिव बने थे, और 88 में ये राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिखाइल गोर्बाचेव भूतपूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने थे। अभी हमने बात की थी 1988 की, और डेट यहाँ पर मेंशन हो गई है 21 फरवरी 1988 में ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। जब ये मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे तो इन्होंने सोवियत संघ के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थी। इन्हीं योजनाओं में से योजना थी पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त की नीति। का संबंध यहाँ पूछा गया है किस सोवियत राष्ट्रपति से है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये नीति है क्या। ये जो शब्द हैं हमें इसलिए समझ नहीं आ रहे क्योंकि ये रसियन भाषा के शब्द हैं। अब रसियन भाषा में इनका अर्थ क्या है। पेरेस्त्रिका, पेरेस्त्रिका का मतलब है यहाँ पर पुनर्गठन। इस राष्ट्रपति ने सोवियत संघ के पुनर्गठन के लिए कुछ योजनाएं बनाई थी, अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव के लिए योजनाएं बनाई थी। ऐसे ही ग्लासनोस्त की जो नीति है इसके अंदर खुलेपन को अपनाया गया था, विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, कुछ आज़ादी यहाँ पर दी गई थी, लेकिन इनका प्रभाव जो था वो सही नहीं था। तो इन नीतियों की वजह से सोवियत संघ का पतन हुआ ये भी माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात की थी कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो दीवार बनाई गई थी बर्लिन शहर में, इसको बनाया गया था 1961 में, और इस दीवार को फिर तोड़ दिया गया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था। अभी हमने बात की 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया और फिर से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। अब दीवार एक दिन में तो गिर नहीं जाएगी क्योंकि ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। 1989 में इसको गिराना शुरू किया गया है और 1990 में इसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया और फिर से पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो गए। तो ये एकीकरण हुआ 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में कितने पूर्व गणराज्य शामिल हुए थे। यानी कि जब सोवियत संघ टूट गया और अलग अलग
राज्य बन गए और ये सभी राज्य स्वतंत्र थे। तो स्वतंत्र राष्ट्रों का जो राष्ट्रकुल बना उसमें कुल 15 स्वतंत्र राष्ट्रकुल बने। 15 गणराज्य शामिल थे इसमें। जब ये इसको बनाया गया था तो ये 15 के 15 जो थे ये अलग हो गए थे जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी संघ के नए संविधान के अंतर्गत सन 1992 के चुनाव में राष्ट्रपति कौन बने। अब जब सोवियत संघ टूट गया 15 अलग अलग राज्य बन गए और ये स्वतंत्र गणराज्य बने। इनमें से सबसे बड़ा था रूस। तो रूसी संघ का नया संविधान बना और 1992 के चुनाव में फिर राष्ट्रपति कौन बना ये पूछा गया है। अब तक हम बात कर रहे थे जब तक सोवियत संघ था तो हमने राष्ट्रपति की बात की। वे राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। लेकिन अब राष्ट्रपति बनते हैं बोरिस येल्त्सिन। जब सोवियत संघ का विभाजन हो गया और बड़ा देश जो रूस था इसके राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। नेक्स्ट पर आते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम निम्न में से कौन सा हुआ। यानी कि जब सोवियत संघ टूट गया, अलग अलग 15 राज्यों में बट गया, तो इसका परिणाम क्या हुआ। शीत युद्ध का अंत हो गया क्योंकि शीत युद्ध चल ही रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरना। ये भी बात सही है क्योंकि जब एक शक्ति टूट गया तो ये तो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी फिर से एक हो गया क्योंकि जर्मनी के बीच में बर्लिन की दीवार को जो बनाया गया था उसको गिरा दिया गया, तो फिर से जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन से का जो परिणाम था वो ये रहा। तीनों ही बातें सही हैं तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ कि ये तीनों ही बातें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सोवियत संघ के किस गणराज्य ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब सोवियत संघ जब टूट रहा था तो सबसे पहले लिथुआनिया, इसने अपने आप को सोवियत संघ से अलग किया था। लिथुआनिया ने तो मार्च 1990 में ही अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था और एक एक करके बाकी राज्य भी अलग होते चले गए और 1991 तक पूरी तरीके से सोवियत संघ जो है वो विभाजित हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सोवियत संघ द्वारा पूर्वी देशों से बनाया गया संगठन कौन सा था। सोवियत संघ ने अपना जो संगठन बनाया था पूर्वी देशों के साथ वो था वार्सा पैक्ट। एक ही तो था, बाकी नाटो, सीटो और सेंटो ये तीनों तो अमेरिका के संगठन थे। यहाँ पूछा गया है सोवियत संघ का, तो हमारा आंसर होगा कि वार्सा पैक्ट ये सोवियत संघ का संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। जब सोवियत संघ का विभाजन नहीं हुआ था तो राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव और उनके तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बोरिस येल्त्सिन ने। और इसके बाद जब सोवियत संघ का विभाजन हो गया और सबसे बड़ा जो राज्य था रूस, इसके राष्ट्रपति बने थे ये बोरिस येल्त्सिन और इन्हीं की मुख्य भूमिका थी सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के तख्ता पलट में उनको उनके पद से हटाने में। बात करें कि इनको पद से कब हटाया गया था या इन्होंने इस्तीफा कब दिया था, तो सोवियत संघ का अभी हमने बात की 26 दिसंबर 1991 में विभाजन हुआ था और एक दिन पहले इनको लग गया था कि अब ये नहीं बचने वाले हैं या अब सोवियत संघ का टूटना बिल्कुल निश्चित है क्योंकि लगभग सभी राज्य अलग ही हो चुके थे। इन्होंने इस्तीफा दिया था एक दिन पहले 25 दिसंबर 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शॉक थेरेपी निम्न में से किसके द्वारा निर्देशित था। पहले ये देखते हैं शॉक थेरेपी क्या होती है। शॉक थेरेपी यानी शॉक यानी कि नुकसान पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाई जाए, चोट पहुंचाई जाए और थेरेपी उसके बाद उसका इलाज किया जाए। नुकसान पहुंचा के इलाज करना, ये जो उस टाइम की सिचुएशन की बात की गई है जब सोवियत संघ का विभाजन हो रहा था और वो साम्यवादी देश पूंजीवाद को अपना रहे थे और इस पूंजीवाद को अपनाने वाला जो मॉडल था ये निर्देशित किया जा रहा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका और पश्चिमी गुट। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी के द्वारा शॉक थेरेपी मॉडल को निर्देशित किया जा रहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी किन देशों के लिए अपनाई गई थी। तो ये थ्योरी अपनाई जा रही थी जो सोवियत संघ के खेमे में शामिल थे। अब ये लोग साम्यवाद की बजाय पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सोवियत संघ जो 15 राज्यों का एक संघ था, इसका विघटन किस वर्ष हुआ। अब तक इसी के बारे में बात की जा रही है कि 1991 में इसका विभाजन हुआ। डेट की बात करें तो 26 दिसंबर 1991 तक ये पूरे तरीके से विघटित हो चुका था, जबकि सोवियत संघ को बनाया गया था रूसी क्रांति के बाद 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि किस वर्ष की गई थी। तो भारत और सोवियत संघ के बीच में मित्रतापूर्ण संधि की गई थी 1971 में। और इस वर्ष भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए अपने एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे कि इन अगले आने वाले 20 सालों तक हम अपनी इस मित्रता को निभाएंगे। और 20 साल जब इसके पूरे हो गए 1991 में, फिर से इसको का नवीनीकरण किया गया इस संधि का। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा, भारत अमेरिका के बीच 10 वर्षीय रक्षा समझौता कब हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा को लेकर के समझौता किया गया आपस में। इन दोनों देशों ने रक्षा समझौता किया था 2005 में। डेट की बात करें तो 28 जून 2005 में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि 21वीं सदी के दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन से हैं। अभी हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंधों की, और 21वीं सदी के दृष्टिकोण पर हस्ताक्षर करने वाले यही देश हैं, भारत और दूसरा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सोवियत संघ संधि का नवीनीकरण कब हुआ। अभी हमने बात की थी कि भारत और सोवियत संघ के बीच में संधि हुई थी 1971 में, और 20 साल के बाद फिर इसका नवीनीकरण किया गया है अभी 1991 में। तो 1991 का ऑप्शन ये रहा हमारे पास। 8 अगस्त 1991 में इस संधि को नवीनीकृत किया गया। नेक्स्ट है कि रूसी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। सोवियत संघ के विभाजन के बाद जब बड़ा राज्य बना रूस, तो रूस के राष्ट्रपति की यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रपति कौन बने थे। तो पहले राष्ट्रपति बने थे रूस के बोरिस येल्सिन, जबकि रूस के विभाजन से पहले सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में व्लादिमीर पुतिन जो हैं, ये रूस के पहले वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, यानी कि फिलहाल ये राष्ट्रपति हैं। और फर्स्ट जो राष्ट्रपति थे ये थे बोरिस येल्सिन, और जब सोवियत संघ था तब राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। देखिएगा, वर्तमान पदों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति हम सब जानते हैं कि श्री रामनाथ कोविंद, ये फिलहाल भारत के राष्ट्रपति हैं। हम बात कर रहे हैं नवंबर 2021 की। तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। देखते हैं ऑप्शन क्या है। नाटो का गठन, ये तो शीत युद्ध के समय में हुआ था नाटो का गठन, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। वार्सा पैक्ट, ये भी शीत युद्ध के दौरान गठित किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बोरिस येल्सिन का रूस का राष्ट्रपति बनना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ उसके बाद अलग अलग भागों में अलग अलग राज्यों में ये बट गया, और सबसे बड़ा राज्य जो रूस था उसके राष्ट्रपति बने थे बोरिस येल्सिन। तो ये शीत युद्ध के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक था। जबकि बर्लिन की दीवार, ये भी इससे पहले की घटना है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत संघ के पतन के लिए गोर्बाचेव की जिस नीति को उत्तरदायी माना जाता है वह कौन सी है। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने जिन नीतियों को अपनाया उनमें से सबसे ज़्यादा उत्तरदायी इन नीतियों को माना जाता है जो हमने पहले बात की थी, पेरेस्ट्राइका
और ग्लासनोस्ट की नीति, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सोवियत संघ के पतन के लिए उत्तरदायी माना गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में भारत, रूस और चीन, इन 3 देशों के बीच में एक त्रिपक्षीय वार्ता कब हुई थी? तो रूस के इस शहर में इन तीनों देशों के बीच वार्ता हुई थी 2 जून 2005 को। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।